अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना कंप्यूटर लेक्चरर असदुल्लाह गिल। जैसे कि आपको पता है कि हमारी इस लेक्चर सीरीज चल रही है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की, और आज हमारा लेक्चर नंबर 7। और आज हम लोगों ने फिर एक बड़ा टॉपिक डिस्कस करना है। एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना है कि जिसके अंदर हमारे काफी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। हमारा बेसिकली जो आज का टॉपिक है उसका नाम है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ये एक जो टॉपिक है बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और थोड़ा सा अगर मैं इसको ये कह दूं कि हमारी फील्ड से थोड़ा सा हटके है, लेकिन इसका ताल्लुक हमारी फील्ड से है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। अच्छा, तो वो कैसे? हमारा ना सबसे पहले आप इसके टाइटल पे थोड़ी सी तवज्जो दें। टाइटल पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कि प्रोजेक्ट से मुराद क्या है? प्रोजेक्ट से मुराद है कि जनाब हमारे पास एक क्लाइंट है और वो आगे कहता है कि हाँ मैं एक सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप करवाना है, तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट ये सारे के सारे काम। अच्छा, अब आपके माइंड में सबसे पहले का एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम लोगों ने तो बेसिकली हमने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, हमने सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ठीक है। तो इसमें ये प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हमारा काम तो नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं, जैसे ही आप लोग आगे जाकर सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी टीम होती है, जिसको मैनेजमेंट टीम भी बोलते हैं। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, हेड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो बेसिकली सारे के सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। अच्छा, उनकी एक्सपर्टीज या हम ये बोलें कि उनकी जो डिग्रीज है वो बेसिकली किसमें होती है? उनकी डिग्री ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होती है। आपको पता है प्रॉपर एक डिग्री है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो बहुत ज्यादा लोग आजकल कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम हर फील्ड में है, ये नहीं कि सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में, हर फील्ड में इसका काम है। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम नहीं है, ये एक डिफरेंट फील्ड है। और उसको एक बंदा जो प्रोजेक्ट प्लानिंग या मैनेजमेंट पढ़ रहा है या उसने पढ़ी हुई है वो ही इसको कर सकता है। तो हमारी बुक में इनिशियल स्टेज के ऊपर इस टॉपिक को ऐड करने की क्या वजह है? हमने कुछ, हमारा काम थोड़ी है प्रोजेक्ट को मैनेज करना, डेवलप करना। हमारा हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है। हमने सिंपली सॉफ्टवेयर बनाने हैं। लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर हम लोग नहीं, ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट हमारे पास आया और उसने कहा कि एक सॉफ्टवेयर बना दे, हम कहें जी लो मैं अकेला बना देता हूँ। नहीं, पूरी एक टीम होती है ना। टीम में क्या होता है? टीम में हमारे पास हेड ऑफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनके नीचे टीम होती है जिसमें वेब डेवलपर अलग होते हैं, प्लानिंग करने वाले, डाटा को लास्ट याद आ गया आपको? डाटा को क्या बोलते हैं, एनालाइज करने वाले अलग होते हैं, डिजाइन वाले अलग होते हैं, कोडिंग वाले अलग होते हैं, टेस्टिंग वाले अलग होते हैं। तो हम लोगों ने बीइंग अ टीम काम करना है, और जब हम लोगों ने टीम की शक्ल में काम करना है तो भाई हमें पता होना चाहिए कि वो जो काम हम कर रहे हैं उसका फ्लो क्या है। तो बेसिक लेवल के ऊपर उसने ये टॉपिक ऐड किया। एक तो ये वजह कि हमें पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, बेसिकली प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होती कैसे है, क्योंकि हमें उस टीम में काम करना है जिसमें कोई ना कोई बंदा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कर रहा होगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हम चाह रहे हैं, तो मोस्टली सॉफ्टवेयर हाउसेज को पाकिस्तान, उनके जो ओनर्स हैं, सीईओ हैं, वो बेसिकली वो डेवलपर हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो वेब डेवलपर हैं। और वो आगे पूरी पूरी की उन्होंने पूरा एक बिजनेस बनाया हुआ है, उन्होंने पूरा पूरा आगे ऑर्गेनाइजेशन जनरेट की है। तो आगे से वो लोग जिनका थोड़ा बिजनेस माइंड है और उनका यह है कि मैंने आने वाले टाइम के अंदर टेक की फील्ड के अंदर बिजनेस करना है, मैंने पूरा सॉफ्टवेयर हाउस जनरेट करना है। तो भाई अगर आपने बीइंग का बिजनेसमैन, आपने आईटी फील्ड को लेकर चलना है, तो आपको ये सारी बातें पता होना जरूरी है। मतलब आईटी के तो पर्सन आप होंगे ही, लेकिन आपके पास एक यूएसपी है, एक अजाफी चीज है कि आपको ये भी पता है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना उसने आपकी बुक के अंदर कुछ फेजेस दिए हुए हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जब हम प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, जब डेवलप करते हैं, तो उसके कुछ फेजेस है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपकी बुक के ऊपर भी ये बने हुए हैं। तो ये कुछ ना 1 2 3 4 5 फेजेस है। सबसे जो पहला फेज है ना, अच्छा हम ऐसे करते हैं, हम बुक को साथ फॉलो करते हैं। मेरी ना कोशिश आजकल ये है कि हम समझे, हम ये नहीं कि वाइट बोर्ड भर दिया और वाइट बोर्ड भर के जनाब आपको समझा। हमारा मेजर मकसद ये है कि हम चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। आपने बुक से पढ़ना है, ठीक है। मैं आप बोलता हूँ तो आपको कंसेप्ट समझ आ जाए ना, इंसान खुद भी लिख सकता है। लेकिन बेहतर ये है, मुझे लगता है
कि हम यहाँ तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन उसके साथ अगर हम लोग बुक से रीड करते रहे ना तो हम बड़े इजीली स्टूडेंट्स को समझ आएगी। ठीक है, बुक मैंने सबको बताया कि मैं आईटीसीएस को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको आईटीसीएस की बुक नहीं तो आईटीसीएस की बुक लाजमी लेंगे, तो जो पंजाब टेक्स्ट बुक है मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसके बहुत कंसाइज चीजें लिखी हुई हैं। जो आईटी बेसिक्स है इसमें से बहुत ज्यादा टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसमें बहुत डिटेल बताया गया है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, हम ना बुक से ही इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम ना सबसे पहले आपकी बुक से ही डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक लिखा हुआ है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अच्छा लिखा हुआ है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, scheduling and controlling all activity of सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर एक प्रोजेक्ट है उस पर काम करना है। तो कहता है बेसिकली क्या होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम लोग तीन चीजें उसने बताई कि हम इसको इसके प्रोसेस होता है बेसिकली, जिसके तहत हम लोग पूरे के पूरे अपना प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद उसको स्केड्यूल करते हैं ना, पहले ऑर्गेनाइज किया, अच्छा ये काम ऐसे करेंगे, बाद उसको स्केड्यूल किया कि किस किस हिसाब से करेंगे, कब कब करेंगे, स्केड्यूल किया। और तीसरी चीज है कंट्रोल किया। प्रोजेक्ट जब आता है उसको ऑर्गेनाइज स्केड्यूल, और ये नहीं कि बस स्केड्यूल कर दिया और उसका पता ही कोई नहीं है उसको, भाई ना हमने अब बाद में ये भी देखना है कंट्रोल भी करना है उसको। कंट्रोल जो करती है टीम वो बेसिकली हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम उसको जो है ना कंट्रोल करती है। अच्छा उसके बाद जो है ना वो आगे लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम विद इन बजट एंड मीट्स इट्स गोल। कहता है इस सारी चीज का प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो प्रोजेक्ट है पहले नंबर पे कि ऑन टाइम खत्म हो, मतलब कि जितना हमने टाइम एस्टिमेट किया है, जाहिर बात एग्जैक्ट तो नहीं होता, लेकिन ये ना हो कि हमने जो है वो टाइम एस्टिमेट किया 7 दिन का और प्रोजेक्ट जाके खत्म हो रहा है एक तो दिन ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन इस चीज का मकसद ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो टाइम को मीट करे जो हमने एस्टिमेट किया। उसके अलावा विद इन बजट, बजट के अंदर रहकर काम हो। अब क्लाइंट हमने क्लाइंट को पहले बताया कि जनाब उसके ऊपर बजट लगेगा 10 मिलियन का, ठीक है, ये एस्टिमेटेड बजट है, ये भी कंफर्म नहीं होता। लेकिन अगर कंफर्म नहीं है तो क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज टू कितना 11 मिलियन हो जाएगा, 12 मिलियन हो जाएगा। ये ना हो कि आपने 10 मिलियन क्लाइंट को बताया और 15 मिलियन और 20 मिलियन पे जा रहा है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग का पहला, फिर टाइम, उस टाइम के अंदर रह के हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। दूसरा उस बजट के अंदर रह के हो। और एक चीज उसने और बताई है कि हम अपने गोल को अचीव कर सकेंगे उस टाइम और उस बजट में रहकर हमने अपने गोल को अचीव करना। गोल क्या हमारा गोल वही है कि हमारे पास क्लाइंट कोई भी, अपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल अपने लेके चली हुई थी, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना हमारा एक गोल है। तो उस टाइम उस बजट के अंदर रहकर हमने इसको कंप्लीट करना है। और आगे उसने कहा है कि द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रोसेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 5 फेजेस। ये 5 फेजेस आपके सामने, और इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फेज है जी इनिशिएशन। इनिशिएशन के फेज में क्या है लिखा हुआ, द इनिशिएशन फेज इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। इट इज यूज्ड टू क्लैरिफाई, डिफाइन द गोल और पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट। बेसिकली जब कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम किसी प्रोजेक्ट पे काम करती है ना, तो इनिशिएशन के अंदर सबसे पहले ये देखती है कि इस प्रोजेक्ट का गोल क्या है, ये प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। अब हमारे पास, हाँ, हमारा मकसद एक होगा कि हमारे पास मकसद से बुरा ये है कि हमारे पास एक क्लाइंट आया, और जरूरी नहीं हमारे पास हर दफा एक ऐसा क्लाइंट है जो कहे कि मैं आपसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहता हूँ। समटाइम ऐसे भी हमारे पास क्लाइंट आएंगे जो आएंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर है, मैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग करवाना चाहता हूँ, या मैं उसको रीडिजाइन करवाना चाहता हूँ, या मैं उसको दोबारा से तोड़ के उसको मैं इनहेंस करना चाहता हूँ या रिवैम्प करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। तो वहां गोल डिफरेंट है। एक क्लाइंट ऐसा आ रहा है जिसको बिल्कुल जीरो से चीज बनवा रहा है, सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, वहां गोल डिफरेंट है। तो सबसे पहले इनिशिएशन के अंदर, स्पेस के अंदर हम यही बात का ज्यादा लगाते हैं कि भाई जो हम प्रोजेक्ट, एक पूरा प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं इसके बेसिकली गोल क्या है। क्योंकि पहले पहले बताया कि हमने गोल को अचीव करना है, एक चीज का गोल ही नहीं है तो हम उस पर काम कैसे करेंगे। तो पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि क्लाइंट चाह क्या है, उसका मेजर गोल क्या है, कि उस गोल के ऊपर ही पूरी की पूरी टीम काम करेगी, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है, चाहे डेवलपर्स की टीम है, चाहे डिजाइनर्स की टीम है। इनिशिएशन के बाद जब हमें गोल हर चीज क्लियर हो जाती है, सेकंड थिंग होती है प्लानिंग। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ था प्लानिंग फेज इज यूज्ड टू क्रिएट अ डिटेल्ड प्लान दैट आउटलाइन हाउ द प्रोजेक्ट विल प्रोसीड। दिस इंक्लूड एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, सेटिंग टाइमलाइंस एंड कैलकुलेटिंग बजट। क्या था उसमें कि भाई जब हमें गोल का पता चल जाता है तो हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग से मुराद क्या है, प्लानिंग से मुराद ये है कि ये टीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की देखती है कि ये जो हमारा एक प्रोजेक्ट है इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे।
हम उसका पूरा प्लान बना लेते हैं कि अच्छा यार इसके अंदर हमारे इतने रिसोर्सेज लगेंगे, हमारे इसके अंदर इतने बंदे लगेंगे, इसके अंदर इतना टाइम लगेगा। तो जो टाइम है, जो बजट है, जो गोल की अचीवमेंट है, वो सारी की सारी चीजें कहाँ बताई जाती हैं? वो इस पेज के अंदर बताई जाती है जो हमारा है प्लानिंग का। प्लानिंग के बाद जब प्लानिंग हो जाती है तो भाई अगले पेज के अंदर एग्जीक्यूशन होती है। एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या होता है कि अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया, अब उस काम को करने का टाइम आ गया। इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है द एग्जीक्यूशन फेज इज वेयर द एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क टेक प्लेस। द टीम राइट कोड, क्रिएट डिजाइन एंड बिल्ड द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट प्लान। अब जो टीम काम करेगी ना आगे, उसने किसकी बात की? डिजाइन की बात की, उसने डेवलपर्स की बात की। वो भाई डिजाइनर है, डेवलपर है, वो किसी न किसी प्लान के ऊपर वर्क करेंगे ना। और प्लान क्या है? प्लान तो हम लोगों ने पिछले स्टेप के अंदर है, पिछले फेज के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ने एक प्लान बनाया और बनाकर किसको दे दिया? एग्जीक्यूशन टीम को। एग्जीक्यूशन टीम में कौन कौन होंगे? डिजाइनर्स होंगे, डेवलपर होंगे। तो भाई ये अपने ही मर्जी से काम नहीं कर सकते कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल डेवलपर है या डिजाइनर है तो आप कहेंगे जनाब मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। नहीं, हमें एक प्रॉपर, अगर आप सॉफ्टवेयर उसमें जाएंगे आप देखेंगे आपको पूरा प्लान मिलेगा, आप उस प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर मल्टीपल डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो उसके उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ठीक है करेगी। प्लानिंग है तो उस प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगी कि भाई इसका इतना कोड तुम लिखोगे, इसका इतना कोड तुम लिखोगे, इसका इतना कोड तुम लिखोगे, ताकि हम अपने टाइम के ऊपर उस काम को कर सके। उसके बाद हमारे पास अगली चीज है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। मतलब इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में क्या होता है? द परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग फेज इज यूज्ड टू चेक प्रोजेक्ट progress regularly. The team compares actual work with the planned work to see if the project is on schedule and within budget. वही बात कि भाई प्रोजेक्ट टीम ने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ने प्लान बना दिया। बेसिकली जो काम करना है, मेजर काम किस टीम ने करना है? काम सारे का सारा यहाँ हो है, ये सारे का सारा काम कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। अच्छा, अब भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने प्लान दिया, ये टीम उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन कर रही है। तो भाई यहाँ यहाँ बस प्लान देकर इन्होंने सो नहीं जाना, इन्होंने भाई देखना है कि क्या जो हमने प्लान दिया है टीम उसके अकॉर्डिंग काम कर भी रही है कि नहीं, टीम सही काम कर भी रही है कि नहीं, क्या टीम इस स्पीड से काम कर रही है कि हम इस टाइम में या इस बजट के अंदर अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का काम भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर का होता है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होता है। उसके बाद हमारे पास होता है प्रोजेक्ट क्लोजर। अब प्रोजेक्ट क्लोजर क्या नाम सुनना चाह रहा है? The project closure phase is used to complete all tasks and deliver the final products to the client. This is the final phase of project management. कि भाई अब परफॉर्मेंस में रिटर्न होगी, आखिर तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होता है तो उस प्रोजेक्ट को फाइनली क्लोज करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें, क्लाइंट से फीडबैक लेके क्लाइंट टीम के काम से खुश है या नहीं, इसमें आया कोई मसला तो नहीं आ गया। ये सारी की सारी चीजें कहाँ डिफाइन होगी? वो होंगे प्रोजेक्ट क्लोजर के अंदर। तो अगर हम प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये बेसिकली एक फ्लो है। क्या है? एक फ्लो है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डेवलपमेंट की टीम फॉलो करती है। बीइंग अ डेवलपर हमारा काम इधर है, लेकिन हमने इस पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उस टीम की क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, हमें इस टीम के साथ कैसे चलना है। अभी आपसे पहले तो आपको नहीं था ना पता कि भाई बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग होती क्या है या डेवलपमेंट क्या होती है, अब आपको पता चाहिए। अच्छा, ये जो कुछ फेजेस है, लेकिन आपकी बुक में आज दोस्तों कुछ फर्दर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग और सेटिंग प्रोजेक्ट टाइम है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, फेजेस हमारे हो गए। अच्छा, फेजेस के बाद कुछ आगे पर्टिकुलर चीजें हैं जो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स आगे मजीद, वो तो फेजेस हो गए ना। अब कुछ आगे स्टेप्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट करते हुए। अच्छा, इसमें कुछ स्टेप्स आपकी बुक के अंदर उसने एक्सप्लेन किए हैं। जैसे कि जो सबसे पहली स्टेप है, जो सबसे पहली चीज है, वो लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। अच्छा, ये जो पहला पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव
प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, डिटेल्ड। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम होती है वो क्या करती है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाती है। हमने वैसे वो फेजेस के अंदर भी देख लिया है, लेकिन इधर उसने जो टॉपिक को अलग किया हुआ है, इससे मुराद है कि कॉम्प्रिहेंसिवली तौर के ऊपर हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है कि हम बेसिकली उस प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलेंगे। प्लानिंग का वही सारा जो मैं आपको अपने फेज में बताया हूँ, इसलिए मैंने इसको इसकी भी आगे एक्सप्लेनेशन मैं नहीं आपको दूंगा, क्योंकि वही कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होगा कि इन डिटेल चीजें बस हो जाएगी कवर। उसके बाद सेकेंडली जो सेकेंड चीज है वो है जी सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारी प्लानिंग हो जाती है, मैंने आपको इस लास्ट में बताया कि जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम के अंदर हम क्या करते हैं, हम ना जो टीम होती है उनको टाइमलाइंस दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइमलाइन से मुराद क्या है, हम सबसे पहले कहते हैं जनाब जो कोडिंग वाले बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 डेवलपर जो है ना एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, तो टाइमलाइन से मुराद क्या है, हमको टाइमलाइन इशू कर देंगे कि भाई आप एक वीक के अंदर कितने आवर लगाएंगे। और सबसे पहले जो इस प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड से मुराद की हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका अगला हिस्सा होता है तो हमें नजर आ रहा होता है, जो व्यूअर वाला हिस्सा में फ्रंट के ऊपर नजर सॉफ्टवेयर का आ रहा होता है। आप इसको एक वीक के अंदर करेंगे, बनाएंगे। अच्छा, एक वीक हमने क्या की, उसकी टाइमलाइन सेट कर दी, फिर हमने कहा डिजाइनर इसका इंटरफेस इतने दिनों में डिजाइन करेगा। ये हम लोग ना टाइमलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने टाइम को अचीव कर सके, यानी अपने टाइम के अंदर रह के अपने गोल को अचीव कर सके। अगर टाइम एक्सीड होगा, सारी बात हमने तो क्लाइंट को बोला हुआ है कि भाई हम आपका प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल 1 मंथ में कंप्लीट कर देंगे, और अगर हम लोग उसकी टाइमलाइन सेट ना करें तो इसके मुराद क्या है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका टाइम एक्सीड हो सकता है। जब टाइम एक्सीड होगा तो वो एक इनप्रोफेशनल काम है। हम लोगों ने कोई भी अनप्रोफेशनल काम नहीं करना। हमने अगर अपने टाइम में पहले बात की कि हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर टाइम और बजट में रहते हुए अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए ये दूसरा पॉइंट है, टाइमलाइन को सेट करना, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, थर्ड जो चीज उसने आपकी बुक के अंदर दी और उसको आगे मजीद पॉइंट्स में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वो है कॉस्ट एस्टिमेशन। ये बहुत ही जरूरी है कि जब हम प्रोजेक्ट करने से पहले इस चीज को देखें कि भाई हमारा जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। ये जो होता क्लाइंट है उसने कहा कि मैंने आपसे ये सॉफ्टवेयर बनवाना है, आप उसको बैठे बैठे कहते हैं जनाब आपका हम इसके लिए 10 लाख लेंगे या दो अपना 20 लाख लेंगे, 2 बिलियन लेंगे, ऐसे नहीं होता। हम लोग पहले क्या करते हैं, हम कोर्स को एस्टिमेट करते हैं। प्रोजेक्ट के प्लानिंग जब हो जाती है, हर चीज होती है, हम उसके बाद देखते हैं कि इसके ऊपर कितना पैसा लगेगा। ये ना हो हम क्लाइंट करें कि जनाब इसके ऊपर 10 लाख लेंगे और बाद में पता चले कि हमने एस्टिमेशन कोई की नहीं और बाद में पता चला जनाब इसके ऊपर जनाब 2 लाख लग गया है। तो भाई पहले हम क्लाइंट और हमारे अंदर कोई मसला ना हो, इसलिए ये जरूरी है कि पहले हम क्या करें, हम कोर्स को एस्टिमेट करें। अब कोर्स एस्टिमेशन के 3-4 पॉइंट्स हैं। जो सबसे पहली चीज लिखी हुई है वो है डेवलपमेंट टीम। अच्छा, कोर्स टेस्टिंग, जब कोर्स को एस्टिमेट हम करते हैं तो जो पहली चीज होती है डेवलपमेंट टीम। कि डेवलपमेंट टीम क्या होती है कि वो लोग, हम डेवलपमेंट टीम में इस चीज की कोर्स को निकालते हैं कि जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर टीम लगेगी। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट अगर हम सॉफ्टवेयर का बना रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से डेवलपमेंट टीम के अंदर लोग शामिल होंगे। हमें एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए, सारी बात है, अगर पूरा है तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होगा या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। उसके लिए हम उसके बाद हमें फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, बैक एंड डेवलपर चाहिए, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो क्वालिटी इंश्योरेंस का हो, हमें यूआई यूएक्स डिजाइनर चाहिए जो पहले उसको डिजाइन करेगा। तो ये डिफरेंट टीम मेंबर्स हैं। ये हमसे कितने पैसे चार्ज करेगा, ये हम ना थोड़ा सा बुक से इसको डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेवलपर्स, कि हमारे साथ कितने डेवलपर्स अटैच हैं, देयर एक्सपर्टीज एंड ऑर्ली रेट, कि वो कितना। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि जब आप लोग आगे काम करेंगे, फील्ड के अंदर आएंगे, तो आप देखेंगे कि जो अक्सर डेवलपर्स होते हैं ना, वो सम टाइम तो सैलरी बेस होते हैं। कुछ ऐसे डिजाइनर होते हैं जो ऑर्ली आपसे पैसे चार्ज करते हैं, घंटे के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं। तो उसने कहा अब जारी बात है एक डेवलपर का 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो भाई जारी बात है कि उसकी प्राइसिंग और होगी, वो और पोस्ट चार्ज करेगा। और एक अगर कोई न्यू डेवलपर है, कोई इंटरव्यू है, तो कम पैसों में भी काम कर देगा। तो जो पहली कोर्स एस्टिमेशन में चीज है वो है डेवलपमेंट टीम। दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी स्टैक। अच्छा, टेक्नोलॉजी स्टैक बेसिकली क्या होता है, टेक्नोलॉजी स्टैक होता है कि भाई हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं इसके लिए जो टूल्स यूज कर रहे हैं, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। हम जो उसके टूल यूज करेंगे क्या वो पेड तो नहीं है। अगर वो पेड है तो उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे कि आगे जाके कि हमारे पास कुछ ऐसे डेवलपमेंट के, डिजाइनिंग के कुछ ऐसे टूल्स होंगे, क्वालिटी इंश्योरेंस के कुछ ऐसे टूल्स होंगे जो पेड होंगे।
तो भाई उसकी कितनी कॉस्ट होगी, कितने टूल्स यूज होंगे, ये सारी की सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी स्टैक के अंदर देखेंगे। टेक्नोलॉजी स्टैक के बाद तीसरी चीज है वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अच्छा, जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होती है ना, वो कैसे उसका कोर्स के साथ क्या ताल्लुक है। देखें, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, हम क्लाइंट को उस प्रोजेक्ट को रिव्यू करवा रहे हैं, क्लाइंट बार 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 उसमें चेंज ही करवा रहा है। जाहिर बात है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट में एक्सलेशन या चेंजिंग आएंगी वैसे वैसे टाइम ज्यादा लगेगा, और जैसे जैसे ड्यूरेशन ज्यादा होगी वैसे वैसे जाहिर बात है टीम की कॉस्ट बढ़ेगी, तो टेक्नोलॉजी स्टैक की कॉस्ट भी बढ़ेगी, हर तरह की कॉस्ट के अंदर इंक्रीज होगा। तो इसलिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का ताल्लुक भी कॉस्ट एस्टिमेशन के साथ है। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली हम ये देखते हैं कि इन फ्यूचर हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी मतलब कि कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ सकती है, मतलब कि कितना रिस्क हो सकता है, कितने पैसे एक्सीड कर सकते हैं। ये वैसे अभी हमारा जो चौथा पॉइंट है वो रिस्क मैनेजमेंट है, ये अभी हम आगे जाके इसको डिटेल देखते हैं। अभी बस आप इतना याद रखें कि कॉस्ट एस्टिमेशन हम ये चीज देखते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कि टूल आज $10 का है, कल को 15, एक हफ्ते बाद 15 का हो जाए। तो एक रिस्क एस्टिमेशन की फ्यूचर प्रेडिक्शन की बेस के ऊपर हम इसको कॉस्ट एस्टिमेशन में शामिल करते हैं। पांचवा पॉइंट क्वालिटी इंश्योरेंस। क्वालिटी इंश्योरेंस का ना आपके पॉइंट अलग दिखा है, मुझे इसको समझ नहीं है। क्वालिटी इंश्योरेंस भी बेसिकली डेवलपमेंट टीम के अंदर ही आ जाता है। जाहिर बात है कि टेस्टिंग पूरी टीम है ना, टीम की कॉस्ट सारी इसी के अंदर आती है। इन्होंने एक आपकी बुक के अंदर अलग पॉइंट बनाया हुआ है। क्वालिटी इंश्योरेंस का ताल्लुक टेस्टिंग के साथ है। मैंने आपको अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस भी करते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम इसको क्या करती है, टेस्ट करती है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग है। उसके बाद सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन, उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन। जब कॉस्ट एस्टिमेशन हो गई उसके बाद होगा जी हमारे पास चौथा पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट में ना तो तीन चार बातें हैं। पहला है कि आइडेंटिफाई रिस्क। अच्छा, पहले हम लोग थोड़ा सा बुक से रीड करते हैं ताकि आपको ना क्लियरली समझ आ जाए। उसने ना आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कहाँ गया, हाँ, आइडेंटिफाई, इसमें लिखा हुआ है कि द प्रोजेक्ट टीम लिस्ट ऑल पॉसिबल रिस्क दे दैट मे अफेक्ट द प्रोजेक्ट। दी रिस्क में इंक्लूड, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। उसने कहा टेक्निकल रिस्क। सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट को हम करने लगे हैं, इसमें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं इन फ्यूचर। रिस्क हमेशा इन फ्यूचर होगा। अच्छा, अब कौन कौन से हो सकते हैं, आइडेंटिफाई रिस्क जब हम निकालेंगे सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहला रिस्क आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं, सच एज रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब टेक्नोलॉजी के चेंज होने से भी क्या होता है कि हमारे लिए टेक्निकल रिस्क होता है कि आज हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो 2025 उसका वर्जन है, तो ये ना हो कि वो प्रोजेक्ट हमारा दिसंबर के तो नया वर्जन आ जाए, वो टेक्नोलॉजी सीड हो जाए 2026, वो एक वेरिएशन आ गई, वर्जन आ जाए उसका, तो फिर ना ये हम लोग उसको बोलते हैं कि ये एक रिस्क में आ जाता है कि यार क्लाइंट ये ना कहे कि मैंने आपने 2025 वाले वर्जन कितना मेरा काम किया, मैंने 2026 वाले में करवाना है। तो ये हमारे पास एक रिस्क होता है। ठीक है, तो दूसरा रिस्क होता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में क्या होता है कि ऑपरेशनल रिस्क सच एज स्टाफ शॉर्टेज और इक्विपमेंट फेलियर। अब टीम है, कामदारे हैं, आपका कोई बंदा शॉर्ट हो गया है, एक बंदा छोड़ के चलेगा डेवलपर, ये एक रिस्क है। हमें रिस्क किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करना है ना, उसके रिस्क पहले पता होना जरूरी है। अब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इस टाइम मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भाई मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर लाइट ऑफ हो गई, बिजली चले गई, तो फिर क्या होगा, ये रिस्क है ना, मुझे पता होना चाहिए। अगर हमें रिस्क का पता होगा तो हम उसका कोई ना कोई अल्टरनेट करके रखेंगे। ठीक है, और अगर रिस्क का पता नहीं, मैं आया हूँ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइट चली, फिर इसका मतलब कि मैंने इस रिस्क को पहले सोचा ही था, रिस्क इन फ्यूचर होता है। ठीक है, अच्छा, ऑपरेशनल रिस्क होता है, उसके बाद एक्सटर्नल रिस्क होते हैं, सच एज मार्केट चेंजिंग फॉर नेचुरल डिजास्टर। कोई कुदरती आफत आ गई, लाइक कुदरती आफत पिछले दिनों के अंदर सैलाब आया, हर चीज डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, कोई अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मामला हो जाता है, ये ऑफिस के अंदर कुछ जल्जला आ जाता है, कोई छत गिर जाती है, इस तरह के मामला तो ये नेचुरल डिजास्टर है। इसको भी हमने अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर याद रखना है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चाहे वो टेक्निकल रिस्क है, चाहे वो ऑपरेशनल रिस्क है, उसके बाद जो दूसरी चीज ना होता है रिस्क को एनालाइज करना। अच्छा, एनालाइज के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है evaluate the possibility of each risk occurring and its potential impact on the project
अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ है कि भाई अगर हमने जो रिस्क आइडेंटिफाई किया, रिस्क आ गया तो उसका मतलब क्या है कि हम कुछ करेंगे? हमने देखना है कि भाई एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करके देखना है कि अच्छा हम ये रिस्क है, अब इनमें से वो कौन-कौन से रिस्क हैं जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं? कौन से रिस्क को का ताल्लुक जो है ना वो क्लाइंट इसको हमें सपोर्ट दे सकता है? कौन से रिस्क ऐसे हैं जिसको हम खुद ही ओवरकम कर सकते हैं? ठीक है? अच्छा, जब एनालाइज़ कर लेते हैं तो अगली चीज़ है डिवेल्प माइटिगेशन रिस्क। अच्छा, ये जो माइटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं इसको हम बोलते हैं, आपकी बुक में इसकी लिखते हैं हेडिंग उसके डिवेल्प माइटिगेशन स्ट्रैटेजीज। अच्छा, माइटिगेशन स्ट्रैटेजीज में क्या होता है? लिखा हुआ है क्या माइटिगेशन स्ट्रैटेजी इज द प्लान दैट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क और मिनिमाइज द इम्पैक्ट। कहता बेसिकली जो माइटिगेशन है ना एक स्ट्रैटेजी, इसमें बेसिकली ना हम एक प्लान बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जब हम रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना उसको एनालाइज भी कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने से प्लान बनाते हैं, हम उसमें जो जो भी मसला हमें होता है कि यार ये रिस्क है, इसके मेरा सिस्टम रिस्क है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट की लाइफ जा सकती है, तो मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा, इसको माइटिगेशन रिपोर्ट भी बोलते हैं, जिसके अंदर मैं इस चीज को मेंशन करूंगा कि मुझे एक अदर जनरेटर चाहिए, मुझे एक अदर सोलर चाहिए। अच्छा, आपकी बुक के अंदर क्या किया वो सिर्फ पॉइंट आउट किया है, एडिंग एक्स्ट्रा टाइम टू प्रोजेक्ट स्केड्यूल टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड इशू। अब आपने देखा कि भाई मैंने जो पहले अपना एस्टिमेट सारा दिया है इसके अंदर टाइम लग रहा था 1 मंथ का, लेकिन जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए तो आपको चाहिए कि रिस्क आइडेंटिफाई करने से पता चला कि भाई हमें इस तरह से करना चाहिए कि हमें 1 हफ्ता क्लाइंट से एक्स्ट्रा लेना चाहिए। ये क्या है? ये माइटिगेशन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आपने देखा यार कॉस्ट जो है ना वो आ रही है, मैंने जो कॉस्ट एस्टिमेट किया है वो कॉस्ट एस्टिमेट हो रही है 10 लाख, लेकिन जब मैंने देखा कि यार तो सिस्टम फेलियर ना हो जाए, सारे मसले कोई ना कोई हो सकता है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 2 लाख एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। ये क्या माइटिगेशन स्ट्रैटेजी है रिस्क को कम करने की। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखा हुआ है मॉनिटर एंड रिव्यू। जब मॉनिटर एंड रिव्यू का ताल्लुक तब है कि जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है और हमें पता है कि यार ये जो चीज है ना ये रिस्क है, उन रिस्क के ऊपर हम खुसूसी नजर रखते हैं जब प्रोजेक्ट चाह रहा होता है कि ये जो है ना काम हमारा खराब ना करे, ये हमारा टाइम ना बढ़ा दे, ये हमारी कॉस्ट ना बढ़ा दे, तो उन रिस्क के ऊपर जो है ना वो हम खुसूसी तवज्जो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में देता हूँ कि हम एक गाड़ी पे जा रहे हैं, हमें पता है यार गाड़ी के चारों टायर ठीक है, लेकिन जो एक लेफ्ट साइड का टायर है ना वो थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम बार बार जब हम गाड़ी पे जा रहे होते हैं, हम पे स्टॉप करें ना, हम सबसे पहले उतर के उस टायर को देखते हैं, बाकी तीनों को नहीं देखते। ठीक है, उसको खुसूसी देखते हैं, क्यों? इसलिए कि फुटू के भाई वो रिस्क पे है। ठीक है, तो रिस्क वाली चीज को, रिस्क वाले फैक्टर्स को हम ड्यूरिंग द जो प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट चल रहा होगा एग्जीक्यूशन के दौरान हम उसको बार बार मॉनिटर कर रहे होंगे। अच्छा, और आखिरी पॉइंट, पांचवा जो पॉइंट है वो है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का तरीका बता चुका हूँ कि भाई क्वालिटी एश्योरेंस सीधे लफ्जों के अंदर क्या है जी, प्रोजेक्ट जब हो जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है, उसकी जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उसको हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। जो बंदे उसका करते हैं मतलब पूरे उसको टेस्टिंग करते हैं उसको क्यूए भी बोलते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, जो सारे के सारे प्रोसेस को क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि ये सारी की सारी चीजें, हमारा ये सारी की सारी ये कॉस्ट एस्टिमेशन, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग करना ये हमारा काम नहीं, हम डेवलपर बनने निकले हुए हैं घर से। तो ये सारी चीजों का पता होना हमें इसलिए जरूरी है। एक तो सारी बात है कि पूरी की पूरी फील्ड के अंदर जो भी बंदा काम कर रहा होगा उसको आईटी या टेक का नॉलेज होगा। आप में से कई लोग आगे जाके मे बी वो डेवलपमेंट में ना जाए, वो क्यूए में आ जाए, उनका स्पेसिफिकली काम ही जो है वो यही, हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं हमारे साथ काफी लोग ऐसे हैं जो है डेवलपर हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं करते, वो क्यूए के अंदर है। अब क्यूए भी वही बंदा कर सकता है, टेस्टिंग भी वही बंदा कर सकता है जिसको कंप्यूटर साइंस की चीजों का पता होगा, दूसरा बंदा नहीं ना कर सकता। तो ये सारी ही सारी ये जो हमने टॉपिक, एक लॉन्ग टॉपिक, मुझे पता है कि टॉपिक थोड़ा सा इरेलीवेंट है, मैंने आपको बताया ये टॉपिक डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हमारे काम के साथ करता है, लेकिन
अगर हमें इसकी समझ आ जाए तो उसमें से ना बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मैं पहले बताऊंगी, मैं आगे जाके हाईलाइट करूंगा। लेकिन जिस तरह के लिए हमने कॉन्टिजेंसी फंड पढ़ा, ये आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये अपना आइडेंटिफाई रिस्क कैसे करते हैं, ये आ सकता है। रिस्क को एनालाइज कैसे करते हैं, ये आ सकता है। ये जो माइटिगेशन रिस्क है, इसमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, टेक्निकल ऑपरेशन जो भी पढ़ा, ये आ सकता है। तो काफी ज्यादा आ सकता है। तो लेक्चर लेंथी है और है थोड़ा सा, एक चीज होती है जो आप आम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये सीएस के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये जो थोड़ा सा हट का टॉपिक होता है ना, इसको पढ़ने का अपने मजा है। आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आप कहीं भी मसला आ रहा है तो वीडियो को एक दफा दोबारा देखेंगे। मैं बोलता हूँ तो वैसे स्टूडेंट्स को ना, वीडियो आप आपने जब वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो वीडियो के साथ अपना पेंसिल और रजिस्टर डाल भी रखे। जैसे जैसे मैं चीजें बताऊं वैसे वैसे वीडियोस को पास करके चीजों को नोट लाजमी करें। कॉन्सेप्ट सीखे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, आप दुनिया का कोई भी पेपर इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो मैं वैसे भी स्टूडेंट्स को बोलता होता हूँ कि पेपरों में पास होने के लिए ना, इसको हम लेक्चर्स को देखें सिर्फ इससे चाहिए कि हमने कुछ नया सीखना है। आज ना इस लेक्चर में आपने क्या सीखा? आपने सीख लिया कि भाई कि हम जब आगे सॉफ्टवेयर उसमें काम करेंगे, उसमें प्रोजेक्ट की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कैसी होगी, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। बता दिया कॉस्ट एस्टिमेशन होगी, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देंगे, रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों हो सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आती होगी। और मैंने बुक का यूज इसलिए किया है कि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। आप इजीली जब उसे रीड करें तो आपको पता चलेगा कि जो पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं वो ही सामने तरह बताए। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताया होगा कि हम चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे, उसके अंदर इंशाल्लाह हम सारी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है एक अगले न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।